यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट ये अपने भाषण में कहती है कि डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटीड। लोकतंत्र ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये बदलता है, छीना जाता है। और भारत में ये पहली बार नहीं है कि हम गुलाम हुए थे। भारत आजाद था अंग्रेजों से, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से भारत आजाद हुआ करता था। फिर भारत कई बार गुलाम हुआ कैसे? भारत ने अपनी आजादी खोई कैसे? कुछ नाम लिख कर लाया है। मोहम्मद बिन कासिम, इसने भारत पर जब आक्रमण किया, सिंध प्रांत पर जब आक्रमण किया, तो सिंध के राजा का जो सैनिक का अधिकारी था, उसने मोहम्मद बिन कासिम से क्या कहते हैं, ब्राइब कह लो, पैसे कह लो, वो मोहम्मद बिन कासिम के इशारों पर, उसके पैसों पर वो उसने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया और फिर ये सिंध प्रांत मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम बन गया। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहां का जयचंद नाम का, उसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया, आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया। कई बार भारत ने अपनी आजादी खोई है, ऐसा नहीं कि भारत में लोकतंत्र नहीं था। 26 जनवरी 1950 में इस देश में लोकतंत्र आया, ये कोई पहली घटना नहीं थी। सम्राट अशोका के समय में भी ये भारत लोकतांत्रिक था, डेमोक्रेटिक था। और जब सम्राट अशोका के कार्यकाल में इस देश की व्यवस्था चल रही थी, तब इस देश में हम जो गाना सुनते हैं कि ये देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो किसका शासन था ये गायक बताता नहीं है। वो शासन सम्राट अशोका का था। जब सम्राट अशोका का शासन था तब इस देश से सोना उगल रहा था। ये बात हम लोग हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ते हैं। सम्राट अशोका के कालखंड में इस देश में 17 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज बनी, विश्वविद्यालय बने। आज जैसे हमारे बच्चे कोलंबिया जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। लंदन यूएस के लोग भारत में आते थे पढ़ाई करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश के आंतरिक दुश्मन जो नहीं चाहते इस देश को लोकतांत्रिक बने रहना, वो लोग हमेशा इस देश के डेमोक्रेसी के अगेंस्ट खड़े हुए। उस समय सम्राट अशोका के कार्यकाल में राजा बृहदत्त की जब बारी आई इस देश पे शासन करने की, तब उसी के सैनिक ने, जिस तरह से मैंने मोहम्मद कासिम के सैनिक की बात की, ये कोई पहला सैनिक नहीं है, उससे पहला भी एक सैनिक होकर गया। राजा बृहदत्त के सैनिक में पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण सैनिक घुस गया और उसने मौका देखकर हमारे राजा की हत्या कर दी और डेमोक्रेसी को इस देश से नष्ट कर दिया। मैं बात इसलिए ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी हमेशा नहीं रहेगी। हम लोग आज यहां पर संविधान दिवस मनाने के लिए आए हैं, लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? जब हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि हमेशा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की प्रवृत्ति इस देश में ही है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गोरी था, अब कौन है? मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस देश के लोकतंत्र को हटा सके, इतनी ताकत नहीं है। उस समय मोहम्मद कासिम था, मोहम्मद गोरी था। अब इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन नाम का मोहम्मद कासिम करा किया है। अब सारी व्यवस्थाएं आप बेच दोगे, रेलवे बेच रहे हो, अब रेलवे ही बेचोगे तो रेलवे मंत्री किस चीज का बजट बनाएगा? बताओ मुझे, काम है किसी रेलवे बजट? पहले रेलवे बजट का एक अलग सेशन हुआ करता था,
रेलवे बजट का अलग सेशन हुआ करता था, अब रेलवे बजट बनता ही नहीं। क्यों? रेलवे है ही नहीं हमारे पास। कुछ सालों बाद हवाई का जो मिनिस्टर होता है वो चला जाएगा। धीरे धीरे देश के, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा टीवी पर आकर कहती है कि अब इस देश के पास पैसे नहीं है, हमें देश चलाना है और इसलिए सभी पब्लिक सेक्टर को हम बेचेंगे, हम बेचने वाले। अच्छा, आपको पता है पब्लिक सेक्टर की निर्मित हुई किस लिए? पब्लिक सेक्टर की निर्मित इसलिए हुई कि कुछ लोग जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो प्राइवेट सेक्टर में जाकर जाति के वजह से उनको शायद नौकरियां ना मिले, इसलिए पब्लिक सेक्टर की निर्मित हुई कि एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, इन जाति के लोग जो पढ़ाई लिखाई तो कर गए, अब नौकरी में फिर से जाकर जातिवाद सहना पड़ेगा, इसलिए इन लोगों को अलग से नौकरियों की व्यवस्था भी पब्लिक सेक्टर के माध्यम से कर दी गई। अब ये क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग है, ये लॉस में जा रही है, इसलिए हम इनको बेचेंगे। एचपीसीएल, बीपीसीएल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये लॉस मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। करोड़ों का एक साल का प्रॉफिट है, लाखों करोड़ों का, फिर भी ऐसी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है पता? इसलिए बेचा जा रहा है ताकि इस देश का संविधान उन कंपनियों पर लागू ना हो। अब संविधान तो देश में है, लेकिन संविधान लागू किस पर होता है? पब्लिक सेक्टर्स पर, पब्लिक स्कूलों पर, आप पर। बाहर से आई हुई कंपनी पर भारत का संविधान लागू होगा। उनको इस देश के सामाजिक जाति व्यवस्था, इनके बारे में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, क्या वो कैरी ऑन करने वाले हैं? ये सवाल संसद में पूछा गया कि निर्मला सीतारमण जी, आपने घोषणा कर दी है कि हम पूरे देश की व्यवस्था को बेचने वाले हैं। रोड ट्रांसपोर्ट बेचेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट बेचेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट बेचेंगे, रोडवेज बेचेंगे, पोस्ट ऑफिस बेचेंगे, एलआईसी बेच देंगे, एचपीसीएल बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे, बीपीसीएल बेच देंगे, सारे आप बेचने वाले हो। और ये बेचने के बाद जब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होगा? ये सवाल है संसद में पूछा हुआ, और संसद ने इस बात को क्लियर किया कि जब प्राइवेट सारा पूरा देश हो जाएगा तब हम इस देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होगा। क्लियर? जब संविधान लागू हुआ तब हमारा कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो आज वो 72 इयर्स का होगा व्यक्ति, यानी एक ही जनरेशन। सेकेंड जनरेशन तो अभी एंटर हुई है। आज हम लोग 30-35 साल के हैं, हम तो अभी अभी संविधान को समझने लगे हैं, उसके अधिकार हम लेने वाले हैं। हमने अभी तक लिए भी नहीं होंगे। हमारे बच्चे, अभी एक बच्चा आकर गया 17 साल का है, संविधान का क्या उपयोग करता होगा? क्या उसको संविधान की बदौलत रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिल रहा, नौकरी मिल रही है। उसने तो अभी तक संविधान का इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया। यानी संविधान का इस्तेमाल हमारे सिर्फ एक पीढ़ी ने किया है। कितने? एक पीढ़ी ने, 1 जनरेशन। इस संविधान के दायरे में अभी हमारी एक जनरेशन अभी पूरी तरह से बूढ़ी भी नहीं हुई, अभी वो बूढ़ी भी नहीं हुई, और हम पूरी तरह से संविधान में आए भी नहीं है, संविधान के दायरे में। उससे पहले ही संविधान को हटाने की बातें इस देश में होने लग गई। आपने सुना होगा 2 अक्टूबर को कोई एक बाबा है उत्तर प्रदेश में, उसने कहा कि 2 अक्टूबर से पहले इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो सरयू नदी में जल समाधि लेकर मर जाएगा। आज भी जिंदा है। मैंने उस समय कहा था कि तू नहीं, तेरा मसीहा भी आकर इस देश को हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। मनुस्मृति कब से है पता है आपको? अब जब मैंने बाबा साहब के 1917 की बात की तब भी मनुस्मृति का ही कानून था। बाबा साहब के पिताजी राम जी बाबा, ये भी मनुस्मृति के दायरे कानून में ही जी रहे थे। उनके पिताजी वो भी मनुस्मृति के कानून में थे।
हजारों सालों तक हम मनुस्मृति के दायरे में रह चुके हैं, हजारों साल। और ऑन एन एवरेज अगर हम 1500 साल भी पकड़े, 1500 ईयर्स भी पकड़े, और एक व्यक्ति की ऑन एन एवरेज उम्र 100 साल की पकड़े, तो 1500 डिवाइड बाय 100, 15 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति में गई। 15 पीढ़ियां। अब हमारी संविधान में कितनी पीढ़ी हो गई है? एक। 15 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति में गई है, और एक पीढ़ी अब हमारी संविधान से सारे अधिकार करके अब रिटायर हो रही है। तो 1500 साल पुरानी मनुस्मृति को ये 70 साल के संविधान से इतना डर क्यों लग रहा है?